नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास में आज जो इश्यूज़ हैं उनमें एक तो कश्मीर वैली में सिक्योरिटी कंसर्न्स, दूसरा रहेगा कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का क्या सिनेरियो रहा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, तीसरा रहेगा फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है वो जानेंगे। फिर नेक्स्ट इशू रहेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंस्टेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर इंस्टेंट जस्टिस कितनी ज़रूरी है या फिर क्या क्या इश्यूज़ हैं उसमें वो जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि पिछले 8 सालों में इंडिया में डिजिटली क्या क्या चीज़ें अचीव हुई हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पहला इशू है रिट इन कुलगाम। देखो अभी कल परसों की बात है, एक वुमेन टीचर, ठीक है, जो कि संभा जम्मू से बिलोंग करती है और वो पढ़ाने गई कुलगाम में। तो वहाँ पर उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट शूट कर दिया गया, ठीक है, और उनके हस्बैंड भी टीचर ही हैं। ओवरऑल अगर देखो तो इस तरीके से अक्टूबर 2021 से लेकर ये थर्ड वुमेन टीचर मतलब थर्ड टीचर है जो कि वुमेन है, उनको इस तरीके से असैसिनेट किया गया है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में, और ऐसा भी नहीं है कि केवल हिंदूज़ को या कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया गया है, कश्मीरी मुस्लिम वुमेन को भी टारगेट किया गया, लोकल टीवी आर्टिस्ट को भी रिसेंटली। तो ऐसे में एक चीज़ तो क्लियर है कि जिस तरीके से अभी इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं उनकी वजह से या उनका यूज़ करते हुए कश्मीरी पंडित्स या फिर जो हिंदूज़ हैं या सिख कम्युनिटी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में या तो माइग्रेट करके सेटल हुए हैं या फिर वहाँ पर परमानेंटली रह रहे हैं, उनके मनों में डर बिठाने का एक ये तरीका है, एक ये मैसेज देने का तरीका है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो पुलिस के द्वारा बार बार क्लेम किया जाता है कि जी बहुत नॉर्मलसी हमने अचीव कर ली है कश्मीर में, तो बोले रियलिटी से बहुत दूर है। कंसर्न ये आ रहा है कि अभी जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर लोकल मिलिटेंसी जो है वो तो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, बट पाकिस्तानी टेररिस्ट है ना वो बहुत एंटर हो पा रहे हैं। इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आर्मी की ड्यूटी है कि कैसे भी करके इनफिल्ट्रेशन को रोका जाए, बट वो रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये ग्रेव कंसर्न वाली बात है कि हमारे यहाँ पर जब से ये आर्टिकल 370 को डाउन किया गया, उसके पहले भी बात करें तो कश्मीर वैली में डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यू बना रह पा रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिकग्नाइज़ करे कि वाकई में कश्मीर के मेन स्ट्रीम में जो पॉलिटिशियन है, फॉर एग्जांपल महबूबा मुफ्ती हो गई पीडीपी की, या फिर अब्दुल्लाज हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके साथ एंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी परिस्थितियों में पॉलिटिकल एंगेजमेंट इनके साथ में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इनके एक्सपीरियंस को यूज़ करना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि चाहे फिर वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, इन तक जो अप्रोच होती है ना वो पॉलिटिकल लीडर्स की बड़ी अच्छी होती है, पकड़ भी अच्छी होती है। तो जो एक होता है ना कि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए इस इशू को अगर हैंडल किया जाए तो ठीक है, इसमें पॉलिटिशियन बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है शेपिंग अप। आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने अभी मंगलवार को डेटा रिलीज़ किया है। ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। इसमें आप टैक्स के बेसिस पे रेवेन्यू की बात कर लो या नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर लो, बोलो दोनों अच्छी खासी कलेक्ट हो पाई है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, खर्चा जो करती है, वो भी देखो थोड़ा सा ज़्यादा रहा, पर हाँ कलेक्शन के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट है 2021-22 का, वो एक्सपेक्टेड था कि 6.9% रहेगा जीडीपी का, पर रहा कितना 6.7%। फिस्कल डेफिसिट आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास में कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी आई, और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया। तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का डिफरेंस जो है
वो अगर माइनस में चला जाए, माइनस का मतलब एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो वो क्या हो जाता है, डेफिसिट। और अगर यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और मतलब कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से, तो उसको सरप्लस बोल देते हैं। तो ऐसे में अभी 2021-22 में अभी जो डेटा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने रिलीज़ किया है उसके बेसिस पे देखें तो फिस्कल डेफिसिट यूँ लग रहा है कि इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा। एक्सपेक्टेड ये था, देखो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो थे, जो कि लगभग बजट के साथ में रिलीज़ हुए थे, तो उस टाइम पर यह था कि 6.9% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा जीडीपी के कंपैरिजन में, बट वो 6.7% रह गया। इसका मतलब कलेक्शन थोड़ा सा अच्छा हो पाया टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें। ओवरऑल अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रोस टैक्स कलेक्शन रहा लगभग 27.08 लाख करोड़ 2021-22 में, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट से लगभग 2 लाख करोड़ ज़्यादा रहा। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट कब रिलीज़ होता है ये आपको पता है कि एक तो जनवरी के मंथ में आता है, एक फरवरी मार्च के लगभग आता है, ठीक है, बजट के साथ में। तो बजट के साथ में जो डेटा रिलीज़ हुआ था ना, उसके बाद में अभी ये लेटेस्ट डेटा अपडेट हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि टैक्स कलेक्शन तो सीधा सा बढ़ा है। इसमें अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 13.85 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन रहा डायरेक्टली, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि लगभग 1.35 लाख करोड़ जो है वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाई है गवर्नमेंट। इसके अलावा इनडायरेक्ट कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस में देख लो जीएसटी, ये एक्साइज ड्यूटी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें लगभग 57,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये तो हो गया टैक्स की बात। अब आ जाओ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो जिसमें गवर्नमेंट टैक्स ना लगा करके अपनी हिस्सेदारी लेती है, जैसे कि पीएसयूज़ की हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो गवर्नमेंट का खुद का हिस्सा होता है ना, उसके हिसाब से उसका बेनिफिट जो निकल के आया वो भी अच्छा खासा कलेक्ट कर पाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन या फिर कह दो रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट के पास में, वो तो देखो अच्छी आई है। और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बेशक राइज हुआ है पर इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ। तो ऐसे में आमदनी थोड़ी सी बढ़ गई, खर्चा है थोड़ा सा मामूली बढ़ा है। तो ऐसे में डिफरेंस है वो क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास में कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं। तो ऐसे में इसको बोल देंगे हम फिस्कल हेडरूम। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो एग्रेसिवली थोड़ा सा पैसा और खर्च करके इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर सकती है। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की बात करें तो देखो एक्सपेक्टेशन तो ये थी बजट के टाइम पे कि 8 से 8.5% की रेट से हम 2022-23 में ग्रो कर जाएंगे, अभी जो फाइनेंशियल ईयर करंटली चल रहा है। बट उसके बाद में आपको पता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में अब फोरकास्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो अब रिड्यूस करनी पड़ रही है। पर एक चीज़ ठीक है क्या, कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो करंट प्राइस पे आप अगर ग्रोथ कैलकुलेट करो तो उसको आप नॉमिनल ग्रोथ बोल दोगे, तो ये तो बोला हाई रहेगी। अब नॉमिनल ग्रोथ का मतलब कि आज की परिस्थितियों में जो प्राइस चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनमें आप लेन देन कर रहे हो और उसके हिसाब से आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आप 10 रुपये का काम आज कर रहे हो, मतलब आज के 3 साल पहले का 10 रुपये का काम आज कर रहे हो तो वो 15 रुपये में हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, मनी का वॉल्यूम बढ़ गया, सर्विस और गुड्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, मनी का वॉल्यूम बढ़ गया। अब मनी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपको पता है टैक्स स्लैब में आ जाएंगे कि नहीं, लोग टैक्स ज़्यादा पे करेंगे कि नहीं। तो ऐसे में आप बताओ गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा कि नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट के पास में और ज़्यादा स्कोप बन जाता है कि थोड़ा पैसा और खर्च किया जा सके। अब देखो ये तो प्लस प्लस बातें कर ली कि चलो अच्छी बात है, बट इसकी हेडविंड्स भी देख लेते हैं। सेवरल हेडविंड्स भी हैं, बहुत मुश्किलें भी हैं। क्या है, रेवेन्यू साइड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो फ्यूल है, जैसे हम एलपीजी की बात करें, पेट्रोल डीजल, इन पर एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन कम जाएगा कि नहीं। दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि सेंट्रल बैंक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा बनता है वो भी अब की बार एक्सपेक्टेशन ये लग रही है कि कम ट्रांसफ़र मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट के पास में वो और रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो फूड, फर्टिलाइज़र, एलपीजी, इनको लेकर के जो सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो खर्चा गवर्नमेंट ही तो करेगी। तो अल्टीमेटली एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट पे लोड बढ़ा कि नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ तो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन राइज, पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करना और
सेंट्रल बैंक से जो हिस्सा मिलता है गवर्नमेंट को वो कम होना। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर साइड में जो सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो बढ़ रही है। तो ऐसे परिस्थितियों में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, पर फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे भी करके जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी ठीक रहेगी, प्लस में रहेगी। तो गवर्नमेंट के पास में जो हेड स्पेस जो रहेगा, ठीक है, फिजिकल हेड स्पेस जिसको बोलते हैं, जहाँ गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च कर सकती है खुद से, बोलो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर इकोनॉमी की सिचुएशन को लेकर के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेसन इन फूड सिक्योरिटी। आर्टिकल को लिखा है आरजी चंद्रमोगन ने। इनका ये कहना है कि श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है बेशक, पर वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 21.5 मिलियन, लगभग 2.25 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, जो कि तमिलनाडु की 8 करोड़ पॉपुलेशन और केरला की लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन से कम है। वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें, इंपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे में अगर वहाँ का लोकल प्रोडक्शन देखें डेयरी का कितना है, 1.3 मिलियन लीटर पर डे मिल्क की अगर बात करें, और इंपोर्ट किया जाता है लगभग 2.1 मिलियन लीटर पर डे। अब आप देख लो कि प्रोडक्शन कितना है और इंपोर्ट कितना किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है ये कंट्री। तो यहाँ पर श्रीलंका की पॉपुलेशन का लगभग 60% हिस्सा है वो तो सीधा इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, ओके। और इंपोर्ट के लिए चाहिए होता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। अब फॉरेक्स अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या फिर अपने लोगों को दूध पिलाओगे जी? तो क्राइसिस है कि नहीं, एक एग्जाम्पल। दूसरा, सऊदी अरब, जो कि आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ में से इम्पोर्टेंट कंट्री एक। सऊदी अरब की पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ है, और वहाँ इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ माइग्रेंट्स हैं, वो भी इंक्लूड हो गए इसमें। वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक डेयरी कंपनी है जिसका नाम है अल्माराई कंपनी। वर्टिकली का मतलब बॉटम से लेके टॉप तक का सारा काम वो एक ही कंपनी करती है। घास उगानी है, घास उगाई, गायों को चराना है, उस मतलब सारी एक्टिविटीज़, प्रोसेस करना, एवरीथिंग आ गया उसमें। तो बोले इस कंपनी ने घास उगाने की, अब देखो यहाँ पर गाय किस तरीके की है, ये देखो हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, ये फ्रीजियन काऊ की वेरिएंट, मतलब जर्सी गाय, या कह दो कि मतलब एक जर्सी तो नहीं है कि बेसिकली ये अमेरिकन काऊ है। अब इसको आप देखो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा रहा है, कहाँ पे, अमेरिकन क्लाइमेट में रहने वाली गाय को सऊदी अरब में रखा जा रहा है। तो कितनी व्यवस्था कर रखी होगी, ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। फिर घास की ज़रूरत है, अच्छी क्वालिटी की घास चाहिए इनको, वो कहाँ से? बोले कैलिफोर्निया, अर्जेंटीना और रोमानिया में इस कंपनी ने ज़मीनें ले रखी हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ पर अल्फ़ा घास होती है ना, उसकी खेती करवाता है। फिर वहाँ से वो जो घास कट कर के कैटल फीड के तौर पे सऊदी अरब में आता है, फिर गायों को फीड किया जाता है, फिर उनसे मिल्क प्रोडक्शन जो भी होता है उससे पूरा मिल्क इंडस्ट्री कंटिन्यू करती है। तो ऐसे में आप देखो कि एक एग्जाम्पल आपके सामने सऊदी अरब का आ जाता है। तो भाई सऊदी अरब क्यों माथापच्ची कर रहा है भाई, इतनी सारी इंपोर्ट भी तो कर सकता था ना। इसका आंसर है केवल और केवल फूड सिक्योरिटी। बोले सऊदी अरब की इस प्रैक्टिस को कॉपी करते हुए बाकी दूसरे कंट्रीज़ ने भी सेम मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया। तो बोले श्रीलंका ऐसा कर सकता था, जबकि सऊदी अरब से तो ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है श्रीलंका में, गाय है, भैंसें हैं, उनको पालने में पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पर, ट्रॉपिकल नहीं तो इक्वेटोरियल मान लो, ठीक है। तो ऐसे में आप मान सकते हो कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती है और गायें पाली जा सकती है। पर नहीं, माथापच्ची कौन करे, नहीं किया तो हो गया मुश्किल में। अब आ जाओ इंडिया पे। भाई इंडिया भी है ना, बेशक मिल्क पे तो सेल्फ सफिशिएंट है, पर हम भी एडिबल ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं। हम हर साल 13.5 से लेकर के 14.5 मिलियन टन वेजिटेबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हमारा टोटल कंजम्पशन का 60% तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें भी इन चीज़ों से लर्न करने की ज़रूरत है। वैसे तो आपको पता है नेशनल एडिबल मिशन है वो ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें पाम ऑयल पे फोकस किया जा रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कल परसों का हमारा आर्टिकल डिस्कशन था, जिसमें हमने डिटेल में देख लिया था कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, राइट।
तो एडिबल ऑयल के भाव भी मार्केट में ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे देखो 19 बिलियन के लगभग पहुंच चुका है हमारा बिल, जो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो कि 2012 में सिर्फ 9.85 बिलियन डॉलर्स तक था। अब आप देख लो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में सवाल ये आता है कि हमें बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने की ज़रूरत, चाहे सोयाबीन हो, चाहे फिर वो पाम ऑयल हो या सनफ्लावर हो। अभी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कितने भाव बढ़े हैं, हमें भी पता है इस चीज़ का। फिर आ जाओ कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में इंगेजमेंट की, या फिर आप मानो साउथ ईस्ट एशिया नहीं, वैसे तो RCEP की बात यहाँ पर हो रही है। तो RCEP में चाइना भी था, जापान भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे। तो RCEP की एंगेजमेंट में इंडिया ने लगातार कंटिन्यूस अपनी एंगेजमेंट रखी, बट जब फाइनल साइन होने थे ना, तब इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें लगा कि डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के हमें कहीं ना कहीं रिस्क का सामना करना पड़ेगा। कारण कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो सस्ते माल है ना, वो इंडिया में आकर के बिकते। दूसरा ये डर था कि चाइना अपने मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को RCEP के थ्रू इंडिया में फ्लड करा देगा, वो हमें नुकसान था। और इसका नुकसान अल्टीमेटली कौन उठाता जी? हमारे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और फार्मर्स हैं वो। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने RCEP, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उससे खुद को बाहर निकाल लिया। और इसका बेशक बेनिफिट मिलता है इंडिया को, पर सवाल ये है कि क्या इंडिया इसका बेनिफिट ज़्यादा उठा पाता? क्योंकि आज हम जितना भी मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। बेशक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है, बट वो प्रोडक्शन खुद की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए ही हमारे पास में रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में बात क्या आती है कि हम हमारी जनता का पेट कैसे भर सकते हैं? क्या इंटरनेशनली कोई ऐसा कंट्री है जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि इंपोर्ट करके वहाँ से करें? बेशक नहीं, क्योंकि वो कंट्री तो खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखेगा। तो भाई बात ऐसी है कि ज़्यादातर जो फूड है वो हमारे लोगों के लिए हम खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो एडिबल ऑयल वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी। तो बात ऐसी है, फ़ायदे तो बहुत है बेच करके, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि घर में प्रोड्यूस हो जाए तो ठीक है। ओके, तो ऐसे में ये लेसन हम सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द स्कार्स ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। आर्टिकल को लिखा है यशोवर्धन आज़ाद के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे ना, वो इंस्टेंट जस्टिस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। एक एग्जाम्पल है जैसे अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, ये रंपा रिबेलियन से एसोसिएटेड थे। 1924 में इनको पकड़ा जाता है और इंस्टेंट जस्टिस के चलते आप देखो कि इनको शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, असैसिनेट कर, मतलब इनको मार दिया जाता है, राइट। अब आप देखो ब्रिटिश फोर्सेस ने इनको क्यों पकड़ा था, सीताराम राजू को, कि भाई राजू जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को साथ में ला रहे हैं ईस्टर्न घाट वाले एरिया में, मतलब आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून लाया गया था, द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882, उसके खिलाफ में वो इकट्ठा कर रहे थे। बोले कि फॉरेस्ट एरियाज़ में हमारा खुद का अधिकार है, ये चीज़ें। मतलब ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं किया था भाई, ट्राइबल्स को बंद कर दिया था कि भाई आप एंटर नहीं करोगे। तो ऐसे में आप देखो कि किस तरीके से जल्दी से जस्टिस को इंश्योर करने के चक्कर में सीताराम राजू को मार दिया जाता है। अब बात आती है अभी रिसेंटली जो 2019 का 6 दिसंबर का इंसिडेंट है हैदराबाद में, एक लड़की दिशा, जिसके साथ में आपको पता है पूरा इंसिडेंट, ठीक है, रेप हुआ था, ब्रूटल हीनियस क्राइम, जिसमें 4 बंदों को फिर पकड़ भी लिया गया था। बट मुद्दा यहाँ पर आ रहा है इंस्टेंट जस्टिस का। क्या किया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही उन 4 बंदों को एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर के ऊपर फिर बाद में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की सुप्रीम कोर्ट ने, और बाद में पता पड़ा कि कमेटी की रिकमेंडेशन ये आ रही है कि वहाँ पर जानबूझ करके उन 4 बंदों को मारा गया था। जबकि पुलिस का काम क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको जुडिशरी के सामने लाके खड़ा कर दे। सज़ा देना नहीं देना वो जुडिशरी का काम है, ना कि पुलिस का। तो ऐसे में एनकाउंटर तो क्या हो गया, क्रिमिनल्स को आपने आइडेंटिफाई किया और आपने उनको मार दिया। तो फिर बाद में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहाँ रह गया? ये तो पुलिस राज आ गया, अगेन ब्रिटिशर्स वाला पॉइंट। तो ऐसे में आप देखो कि ब्रिटिशर्स के जाने के बावजूद भी 1950 से लेकर अभी तक हमारे यहाँ पर एनकाउंटर्स के ऐसे इतने इंसिडेंट आते हैं। जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर डेटा की बात करें
तो 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक का डेटा अवेलेबल है, जिसमें 655 ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहां पर पुलिस एनकाउंटर में क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंट कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हो कि पूरे देश में कहीं ना कहीं ये मेनास है, ये फैला हुआ है। तो ऐसे में ये जो दिशा का जो केस है, कहाँ का? आंध्रा वाला, बोला ये फिर से एक रिंग बेल है जिसके बेसिस पे हमें अपने आप को अलर्ट करने की ज़रूरत है कि भाई ये गड़बड़े ठीक होनी चाहिए। देखो, स्पीडी ट्रायल की हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जानते हैं हम, ठीक है। तो चाहते क्या है कि जी जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए, नहीं तो लेट अगर हो जाएगा तो फिर बाद में जस्टिस मिलने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ऐसे में स्पीडी अरेस्ट अगर कर लिया जाए, जैसे 16 दिसंबर 2022 को सॉरी ये दिशा वाला जो केस था इसमें सारा हुआ, पर हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो बताई क्या जा रही है, वो देखो यहाँ पे कि स्पीडी अरेस्ट हो गया। 16 दिसंबर 2012 को एक गैंगरेप केस आया था, ठीक है, निर्भया केस, आपको ध्यान होगा, निर्भया इंसिडेंट। तो उसमें जितने भी रेपिस्ट थे उनको ऐसे कैसे पकड़ लिया, पर उनको सज़ा देने में 6 साल लग गए थे। हमारे देश में लगभग 46 मिलियन केसेस, 4.5 करोड़ के लगभग केसेस हैं, वो अलग अलग कोर्ट्स में होल्ड पे हैं, पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें से 3 करोड़ के लगभग 30 मिलियन केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है और उनका नेचर कैसा है? क्रिमिनल। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक होपलेसनेस आती है, एक कहते हैं ना कि एक इतना डैमेज है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, शायद उसको रिपेयर करना पॉसिबल अभी ना हो, कारण कि इतने सारे केसेस को आप कैसे एक साथ डिलीवर करोगे। तो ये है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि भाई 6 साल बाद में आप पनिशमेंट, अरेस्ट आपने जल्दी से कर लिया, पनिशमेंट आपने दी नहीं। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि ये जो दिशा का केस था हैदराबाद वाला, इस केस में क्या हुआ कि पुलिस ने पकड़ा, लोगों का प्रेशर था, बोले जुडिशरी में बहुत टाइम लगेगा, और पुलिस ने एक्शन ले लिया। वो बात अलग है कि पुलिस ने अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर दिया, जो कि ठीक बात नहीं थी। पर एक जो सिनेरियो बन रहा है वो ये कि एक इंस्टेंट जस्टिस की रिक्वायरमेंट की बजाय क्विक जस्टिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इंस्टेंट का मतलब तो ये हो गया कि वहाँ पर किसी भी मजिस्ट्रेट को, जुडिशरी को आपने इन्वॉल्व नहीं किया और सीधा बस मौत के घाट उतार दिया, जिसको आप क्रिमिनल समझते हो। फिर आप देखो ये जो दिशा केस में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी चाहिए थी इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस के टाइम पे, या फिर अलग अलग जगह के कैमरास की वीडियो फुटेज लेनी चाहिए थी। पर सवाल यह है कि बहुत महंगा है पहली चीज़ तो, और दूसरी कितना पैसा और कितना वक्त लग जाता है इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में। तो राइटर बोल रहे हैं कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन को हम 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ कम से कम हीनियस क्राइम्स है ना, उनसे तो हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में जो है सीसीटीवी कैमरास प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिए जाएं। दूसरा, फॉरेंसिक टीम, जैसे हमने ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है डिटेल में, अभी शायद 4-5 दिन पहले का हमारा डिस्कशन था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने में फॉरेंसिक साइंस कितना हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी एविडेंस कलेक्शन किए जाए तो ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे छोटे लेवल से शुरू करके फिर धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा सकता है। शुरुआत हो हीनियस क्राइम्स से, हीनियस का मतलब ये रेप और मर्डर वाले जो कई केसेस होते हैं उनसे, ठीक है। तो बात ऐसी है जी कि जस्टिस में डिले ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, बट इंस्टेंट जस्टिस है वो भी प्रॉब्लम कर देती है, क्योंकि पुलिस जो है वहाँ पर अपने हाथों में फिर कानून को ले लेती है पूरा, जबकि पुलिस का काम क्या है? क्रिमिनल को ले जा करके और जुडिशरी के सामने खड़ा करना। अब जुडिशरी फाइनलाइज करेगी कि हाँ भाई ये क्रिमिनल है कि नहीं है, तो फिर उसको सज़ा देने का और उसका जो भी काम होगा वो कहाँ पर होगा? जेल में होगा, ना कि पुलिस देखेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके काम करता है। ये था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिजिटल इंडिया 8 years ऑन। आर्टिकल में देखो क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो देखते हैं हम टू द पॉइंट। रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, सरकार की बड़ाइयाँ हैं। बड़ाइयों में काम की चीज़ क्या है? एक तो जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, ठीक है। जनधन आपको पता है बैंक अकाउंट खुलाए गए थे, आधार कार्ड आपने बनवा ही लिया होगा अब तक, और मोबाइल फ़ोन नॉर्मल है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों को कनेक्ट करते हुए आज देखो
कि गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट अगर देना चाहे, इवन एक सिंगल पेनी, एक सिंगल कॉइन भी, वो सीधा एंटाइटल्ड इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का बेनिफिट मिल रहा है। ये डेटा आप ज़रूर देख लेना भाई, जो भी आपको ठीक लगे नोट डाउन करते चले जाना कि हाँ जी इतना इतना हो रहा है, इतना इतना हो रहा है। मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। ओके, फिर आ जाओ यहाँ पर कि GIS टेक्नोलॉजीज़, जो आप देख सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में GIS टेक्नोलॉजी कितना हेल्प करती है। स्वामित्व योजना के बेसिस पे ये GIS टेक्नोलॉजी ड्रोन्स का यूज़ किया, जिससे कि ज़मीनों का पता पड़ जाए कि कौन सी ज़मीन कितने एरिया तक फैली हुई है और इसका ऑनर कौन है। तो वो डिजिटल रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं लैंड रिकॉर्ड्स की, और उसका पूरा एक डेटा रिकॉर्ड भी अवेलेबल हो पाएगा। कल को ना कोई ज़मीनों को लेकर डिस्प्यूट आए तो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना पॉसिबल होता है। ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने के लिए भारत नेट प्रोग्राम चल रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर्स की बात करें, जिसके बेसिस पे गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हुए जो भी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जा रही है, जो भी, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे डिजिटल लिटरेसी हो, ई-कॉमर्स सर्विसेज हो, सारी फैसिलिटी, इवन ई लिटिगेशन, ई कोर्ट्स भी हैं, वो भी ऑपरेट हो रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जिनको ई मित्र बोलते हैं राजस्थान में। इसके अलावा आप देख सकते हो UPI पेमेंट्स कितने ज़्यादा प्रोमोट हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। इसके अलावा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें तो जिसके पास आधार है, थंब इम्प्रेशन लगाओ और पैसे आराम से निकलवाओ। ATM फैसिलिटी इनकी टेंशन है नहीं। कोविड-19 के टाइम पे जिस तरीके से कोविन पोर्टल ने हेल्प प्रोवाइड की, वो काबिल तारीफ़ है बेशक। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव स्कीम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिए क्लस्टर्स स्टैब्लिश करना, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे में आप देखो कि इंडिया क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, दैट मीन्स हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, इवन नेट एक्सपोर्टर बने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पिछले सालों में लगातार बनती चली जा रही है। 4G 5G टेक्नोलॉजीज़ ने और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, आज हमारे देश में लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन, सॉरी ये 250 मोबाइल फ़ोन कैसे लिख दिया, मोर देन 250 मिलियन होना चाहिए आई गेस। चलिए कोई नहीं, लोगों के पास में अच्छा खासा फ़ोन पेनिट्रेशन भी अच्छा बढ़ रहा है। वैसे तो कल हमने देख लिया था कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो राइज हुआ है, तो उसमें साथ साथ में नेशनल जो मोबाइल फ़ोन एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में भी कंपैरिजन दिया हुआ था साथ साथ में। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पावर टू एम्पावर, जिसका मेन काम क्या है कि कैसे भी करके इंडिया में डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, जिससे कि एक रॉबस्ट फ्यूचर डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें। तो एकदम जो की पॉइंट्स थे वो हमने उठा लिए। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप देख सकते हो कि आजकल इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे ही आ रहे हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज जिनकी वर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, उनके नंबर्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी का जितना होल्ड है या जितना एक की रोल है वो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ये भी आप देख लेना एक बार। चलिए जी, इस डिस्कशन में इतना ही है। थोड़ा सा एनर्जी लो है, धीरे धीरे, मतलब कल धीरे धीरे का मतलब होगा कल से अपन एकदम पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।